नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ अमू का 7वां पार्ट, 7वां हिस्सा। शीर्षक है गौरा। नाम अमू, उसको बोलने दीजिए। हेड बहन जी ने माँ को टोका। क्या नाम है? अमूल्य। अमूल्य क्या? अमूल्य ने अरे बच्चे को बताने दीजिए। बहन जी ने फिर माँ को टोका। अमूल्य नेगी, उम्र 6 वर्ष। पिता का नाम नीलांजन नेगी, माँ का नाम दुर्गेश्वरी नेगी। वाह, बड़ा अच्छा नाम है। किसने रखा तुम्हारी माँ का नाम? नाना जी ने। तुम्हें कैसे पता? माँ ने बताया था। वो बहन जी, हमारे पिताजी अपने बच्चों के ऐसे नाम रखना चाहते थे जो आसपास के गांव में किसी के न हो। माँ फिर बोल पड़ी। अच्छा, आप लोग कितने भाई बहन हैं? 3। मैं सबसे बड़ी हूँ, फिर 2 भाई हैं। और भाइयों के क्या नाम हैं? बहन जी अपना काम छोड़कर माँ से पूछताछ कर रही हैं। अमू चुपचाप खड़ा है। श्वेतांबर सिंह रावत और कुंदन सिंह रावत। अच्छा कहकर बहन जी फिर अमू से मुखातिब हो गई है। परिवार में और कौन कौन है? पापा, दादी और भाई। पापा क्यों नहीं आए? उन्हें दुकान जाना होता है। किस चीज की दुकान है? परचून की। अमू ने जवाब दिया। भाई छोटा है या बड़ा? बहन जी फिर पूछ रही हैं। बहन जी मध्य वय की होंगी, औसत कद काठी, गेहुआ रंग, आम गढ़वालियों जैसा, चेहरे पर हल्का रूखापन, जो शायद इस व्यवसाय को अपनाने वाले हर अध्यापक अध्यापिका के व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। आवाज में कठोरता। बहन जी के प्रश्न खत्म नहीं हो रहे हैं। अमू ऊबने लगा है। बड़ा, वह कहाँ पढ़ता है? दिल्ली, नाना नानी के पास। दरअसल जब ये पैदा होने वाला था तो मैंने इसके भाई को दिल्ली भेज दिया था इसके नाना नानी के पास। तब वह 2.5 साल का था। तब से वही है। माँ ने बात पूरी की। अच्छा, ठीक है। अमूल्य नेगी, अब तुम्हारा दाखिला इस विद्यालय में हो रहा है। यहाँ कक्षा 5 तक पढ़ाई होती है, अर्थात 5 वर्ष तक तुम हमारे साथ रहोगे। बहन जी मुस्कुरा रही हैं। जी बहन जी, ठीक है। अब आप जाइए। विद्यालय सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक है। कहते हुए बहन जी घंटी बजा रही हैं। माँ नमस्कार कर अमू के सिर पर हाथ फेर कर चली गई है। बहन जी गर्दन झुकाकर एक रजिस्टर में कुछ लिखने लगी है। अमू खड़ा खड़ा कमरे का निरीक्षण कर रहा है। बहन जी की कुर्सी के पीछे दीवार पर महात्मा गांधी की फोटो टंगी है। दाईं तरफ एक चार्ट पर मनुष्य आकृति बनी है और विभिन्न अंगों के नाम लिखे हैं। चार्ट के बगल में खिड़की है जहां से गांव के सामने बहने वाला गदेरा, गदेरे के ऊपर की सड़क और सड़क के ऊपर जंगल दिखाई दे रहा है। बाईं दीवार पर हिंदी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला, 2 से लेकर 20 तक के पहाड़े लिखे हुए चार्ट कील से टंगे हैं। अमू पहाड़े पढ़ रहा है। पिछली कक्षा में वह 11 तक पहाड़े याद कर चुका है। अपनी क्लास में सबसे ज्यादा पहाड़े उसे ही आते थे। बाकी बच्चे कहाँ होंगे? क्या उसी स्कूल में होंगे या उसकी तरह दूसरे विद्यालयों में दाखिला ले लिया होगा? ध्यान भंग हुआ। एक महिला ने कमरे में प्रवेश किया। सरला, यह अमूल्य नेगी है, कक्षा 1 का छात्र है। इसे इसकी कक्षा दिखा दो। अमू सरला के पीछे पीछे कक्षा 1 के दरवाजे पर पहुंच गया है। बहन जी, यह आपका छात्र है, कहकर सरला अमू को कक्षा के दरवाजे पर छोड़कर चली गई है। अंदर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? फिर वही सवाल। अमूल्य नेगी। अच्छा, जाओ उस डेस्क पर बैठ जाओ। बहन जी ने इशारे से एक डेस्क दिखाई। डेस्क पर पहले से ही एक बच्चा बैठा है। अमू उसके बगल में बैठ गया है। बहन जी पहाड़े याद करा रही हैं। 6 का पहाड़ा है। अमू को आता है। बहन जी बोल रही हैं। 6 एकम 6। बच्चे दोहरा रहे हैं। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। बच्चे एक सुर में बहन जी के पीछे पीछे पहाड़ा पढ़ रहे हैं। अमू कक्षा में नजर दौड़ा रहा है।
सभी डेस्क भरी हैं, कुछ लड़कियां भी हैं। अरे संजू है वो तो, और वो भक्ति बैठा है उधर, और पीछे की तरफ कन्नू भी। अमू आश्चर्य और प्रसन्नता से तीनों को देख रहा है। उनकी नजरें आपस में मिली और आंखों ही आंखों में वे मुस्कुराने लगे हैं। अमू खुश है। हाफ टाइम की घंटी बज गई है। छात्र छात्राएं कक्षाओं से हो का शोर करते प्रांगण में इकट्ठा हो गए हैं। अमू भी अपना टिफिन लेकर कक्षा से बाहर निकला ही है कि दरवाजे पर ही संजू, कन्नू और भक्ति से भेंट हुई। तीनों उसका इंतजार कर रहे हैं। चारों गले मिलने लगे, जैसे बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही हो। वे सब एक ही गांव के हैं। एक साथ ही उनका खेलना कूदना, लड़ना झगड़ना होता है। उस दिन इसी भक्ति से उसका क्रिकेट के मैच के दौरान झगड़ा हुआ था, लेकिन वह झगड़ा केवल खेल के मैदान तक ही सीमित रहता है। मैदान से बाहर आते ही दुश्मनी भुलाकर वे दोबारा पक्के दोस्त बन जाते हैं। चारों ने अपने टिफिन खोल लिए हैं। माँ ने रोटी और तैड़ू अर्थात कंद की सब्जी पकाई है। तैड़ू अमू को जरा भी पसंद नहीं है। संजू आलू के पराठे और अचार लाया है। सब एक दूसरे का खाना खा रहे हैं। संजू लुहार है। उत्तराखंड की वर्ण व्यवस्था में लुहारों, फौजियों, तेलियों आदि को निम्न श्रेणी में रखा गया है। सवर्ण जाति के लोग सामाजिक कार्यों में उनके साथ मेलजोल नहीं रखते हैं। उनको अपने शादी ब्याह, तीज त्योहारों, जन्म मरण आदि कार्यों में सम्मिलित नहीं करते हैं, न उनके कार्यों में भाग लेते हैं। अमू को याद है, एक दिन वह माँ के साथ धारे पर अर्थात पानी के प्राकृतिक स्रोत पर पानी भरने गया था। उस स्थान पर दो धारे हैं, एक सवर्णों का और दूसरा निम्न जाति वालों का। सवर्णों के धारे में पानी की धार मोटी है, आधा मिनट में गागर भर जाती है। वहीं दूसरी तरफ अन्य जातियों के धारे में पानी की धारा बहुत पतली है, इतनी पतली कि 5 मिनट में भी गागर न भरे। माँ पानी भर रही थी कि चर्री भाई की घरवाली जो लुहार है, माँ से विनती करने लगी कि माँ उसके बर्तन में पानी भर दे। उसे जल्दी थी क्योंकि वह घर पर दूध पीता बच्चा अकेला छोड़कर आई थी। माँ एक ऊंचे स्थान पर खड़ी हो गई। चर्री भाई की बीवी ने अपना बर्तन रास्ते पर रखा। माँ ऊपर से पानी उड़ेलने लगी। अमू के सामने ही यह कृत्य हो रहा था। जब वे घर जाने लगे तो अमू ने पहला सवाल दागा, माँ, वे हमारे धारे से पानी क्यों नहीं भरते हैं? उन्हें इजाजत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वे जाति में हमसे नीचे हैं। वे क्यों नीचे हैं? भगवान ने बनाया है, लेकिन उनके धारे में तो पानी की धार बहुत पतली है। अगर वे हमारे धारे से पानी भरें तो छुआछूत हो जाएगी। वो क्या होता है? तू नहीं समझेगा अभी। माँ झुंझला गई थी। लेकिन तुम अपने बर्तन को ऊंचा उठाकर उस भाभी के बर्तन में पानी क्यों उड़ेल रही थी? नीचे करके भी तो डाल सकती थी। जब तू बड़ा होगा तो अपने आप समझ जाएगा। माँ ने इस लहजे में उत्तर दिया कि अमू को और कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई। किंतु जब उन्हीं जातियों के मर्द औरत ऊंची जात वालों के घरों खेतों में काम करते हैं, तब कोई छूत नहीं होती। जब कोई निम्न जाति का हलवाहा उच्च वर्ग के लोगों के खेतों में हल लगाता है, तब कोई छुआछूत नहीं होती। जब सारी जातियों के मर्द बैठकर एक साथ शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, तब कोई छुआछूत नहीं होती। और पापा भी तो कई बार बता चुके हैं कि ऊंची जात वाले मस्तू भाई से, जो जाति से लोहार है, कच्ची खरीदते हैं और बाजार में पीते हैं। चर्री भाई हल बनाता है, हल पर लोहे का फाल चढ़ाता है। गिंदड़ू बोडा, गिंदड़ू ताऊ गद्दे और रजाई बनाता है। हरी का बाप कपड़े सिलता है। स्वयं माँ ने कई बार अमू के पैंट कमीज उससे सिलवाए हैं। और भिपरू बोडा के आंगन में लगे कोलू में वह न जाने कितनी बार माँ दादी के साथ सरसों पेरने गया है। एक जना कोलू के सामने बैठकर कोलू की हांडी में सरसों के दाने डालता जाता है और दूसरा लकड़ी के मूसल को हाथ से घुमाता है। भिपरू बोडा के कोल्हू में पेरे हुए तेल को माँ दादी खाना बनाने में, भगवान की पूजा में प्रयोग करती हैं। तन्नू औजी, रणकदास औजी, शंकु मशक बाजे वाला सवर्णों के शादी ब्याह में, पूजा में, अठवाड़ में
यही लोग ढोल दमाव मशक बाजा बजाते हैं, देवताओं का आह्वान करते हैं। उस समय सब छुआछूत भेदभाव भुला दिया जाता है। तो काम निकलने के बाद इन जातियों के लोगों से क्यों ऊंची जाति के लोग छुआछूत करने लगते हैं? इस प्रश्न का उत्तर अमु को नहीं मिल पाता है। शायद बड़ा होने पर अपने आप जान जाएगा, जैसा कि माँ कहती है। लेकिन यहाँ विद्यालय के इस प्रांगण में इन चार मित्रों के बीच छुआछूत की कोई दीवार नहीं है। सभी एक दूसरे का खाना खा रहे हैं। अमु संजू के माँ के हाथों से बने पराठों का लुत्फ उठा रहा है। भक्ति अमु का खाना खा रहा है। ठीक 1 बजे छुट्टी की घंटी बजने लगी। बच्चे हल्ला करते, एक दूसरे को धक्का देते सबसे पहले कक्षा से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इस धक्का मुक्की में एक बच्चा ठोकर खाकर नीचे गिर गया है और गला फाड़कर रोने लगा है। लेकिन दूसरे बच्चों को इसकी कोई परवाह नहीं है। वे तो मानो खेल के मैदान में दौड़ रहे हो। अमु भी इस दौड़ में शामिल है। उस बच्चे का रोना सुनकर ठिठका, फिर अनदेखा कर अन्य बच्चों से धक्कम धक्का करके कक्षा से बाहर निकल वह भी तीर की तरह घर की ओर भाग चला है। शीघ्रातिशीघ्र घर पहुंचकर माँ और दादी को स्कूल की बातें बतानी है। हे, भाग भाग भाग, दूर भाग भाग। अमु के कानों में दादी की आवाज पड़ी। कल एग्जाम है। माँ थोड़ी देर पहले ही अमु को पढ़ाकर सोने गई है। रात्रि के 10 बज रहे हैं। अमु कुछ देर और पढ़कर एक और बार याद करके फिर सोना चाहता है। दरवाजा उसने अंदर से भिड़ा दिया है। माँ शायद सो गई है। पापा को देर तक पुस्तक पढ़ने की आदत है। वे अभी जगे होंगे। दादी छज्जे में बैठकर गेहूं की बालियों की छोटी छोटी गांठें बना रही है। फिर इन गांठों को एक सिरे से काटकर डंडे से कूटकर या बैलों को बालियों के ऊपर घुमाकर दानों को भूसी से अलग किया जाएगा। यह एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें प्रायः घर के सभी सदस्य भाग लेते हैं। अचानक दादी की बाघ बाघ की आवाज सुनी तो तुरंत दरवाजा खोलकर बाहर निकला। तब तक माँ और पापा भी अपने कमरे से निकल आए हैं। दादी छज्जे के कोने पर खड़ी होकर नीचे आंगन में झांक रही है और बाघ बाघ चिल्ला रही है। आंगन में मैं की मरी सी आवाज आ रही है। अमु ने डरते डरते दादी का सहारा लेकर नीचे झांका। नीचे का दृश्य देखते ही वह कांप उठा। बाघ ने अपने मुंह में गौरा का गला दबोचा हुआ है। गौरा नीचे पड़ी छटपटा रही है और पैरों को पटक रही है। पास में ही खूंटे से बंधी सरा गौं गौं कर रही है और गले में बंधी रस्सी को तोड़ने की कोशिश कर रही है। अमु चिल्लाया, बाघ ने गौरा को पकड़ रखा है, उसे खा रहा है। गर्मियों के दिन है। मवेशियों को देर रात तक आंगन में रखा जाता है और सोने से पहले अंदर बांध देते हैं। आज भी ऐसा ही था। सरा, काली और गौरा आंगन में अपने अपने खूंटों से बंधी थी। गौरा बड़ी हो गई है, अब अपनी माँ के साथ रहती है। तभी बाघ आया और गौरा को सबसे आसान शिकार समझकर टूट पड़ा। पापा एक डंडा उठा लाए हैं, लेकिन आंगन में जाने का साहस नहीं कर पा रहे हैं। अमु रोने लगा है। दादी ने पापा के हाथ से डंडा छीना और छज्जे पर पटकने लगी। आवाज सुनकर बाघ सगोड़े में चला गया। दादी झपटकर नीचे भागी, पीछे पीछे पापा भी। गौरा तड़प रही है। दोनों उसे उठाकर ओबरे में ले गए, फिर सरा काली को अंदर बांधा। तब तक माँ मलहम ले आई है। सगोड़े से बाघ के गुर्राने की आवाज आ रही है। गौरा की मलहम पट्टी के बाद सभी दादी अमु के कमरे में आ गए हैं। अमु सुध बुध खो बैठा है। बाघ ने गौरा को मार दिया कि रट लगाए है। माँ ने अमु को गोद में ले लिया है। पापा सिर पर हाथ फेर रहे हैं। गौरा को कुछ नहीं हुआ, ज्यादा बड़ा नहीं है घाव, कुछ दिन में वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी, तू चिंता मत कर। दादी अमु को सांत्वना दे रही है। हालांकि दादी स्वयं निराश है। बाघ ने बहुत गहरा घाव कर दिया है गौरे के गले पर। इसके अतिरिक्त कई स्थानों पर नाखून चुभा दिए हैं। दादी को गौरा के बचने की उम्मीद नहीं है। फिर भी अमु को ढाढ़स तो बंधाना ही है। अमु की विद्यालय जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। शरीर में जैसे जान नहीं रही। नाश्ता करने का भी मन नहीं कर रहा है। रात को सोते सोते कब सोया पता नहीं। सुबह उठते ही गौरा को देखने भागा।
गौरा निर्जीव लेटी है, न घास खा रही है न पानी पी रही है। अमू पास गया तो टुकुर टुकुर ताकने लगी। अमू फिर रोने लगा। गौरा के सिर पर हाथ फेरा तो हाथ चाटने लगी। तब तक माँ बुलाने आ गई। स्कूल जो जाना है, लेकिन न तो अमू स्कूल जाना चाहता है न पेपर देना चाहता है। माँ बार बार समझा रही है, स्कूल चला जा बेटा, कल तो छुट्टी है ही, कल तू गौरा के पास रहना, आज तेरा पेपर है, नहीं देगा तो फेल हो जाएगा। अमू जैसे कुछ सुन समझ नहीं रहा है। रोबोट की तरह अपना दैनिक कर्म निपटाकर पापा के साथ चल पड़ा है। पापा उसे स्कूल पहुंचाकर दुकान पर चले जाएंगे। किसी तरह पेपर दिया। प्रश्न समझ में नहीं आ रहे थे, क्या उत्तर लिखा पता नहीं। खोया खोया सा कक्षा में बैठा है। सभी को पता चल गया है कल बाघ ने उसकी बाछी पर हमला किया है। बच्चे उससे पूछना चाहते हैं, लेकिन वह चुप है। छुट्टी की घंटी बजने पर घर की ओर दौड़ लगा दी है। गौरा की हालत जस की तस है। माँ, गौरा ने कुछ खाया, पानी पिया? थोड़ा सा हरा घास खाया था। माँ उसका मन रखने के लिए झूठ बोल रही है। अमू को थकान महसूस हो रही है। सुबह कुछ खाया नहीं, अभी भी खाने की कोई इच्छा नहीं है। माँ दाल चावल के कुछ कौर जबरदस्ती उसके मुंह में ठूंस रही है। अमू को नींद आ रही है। माँ की गोद में ही लुढ़क गया है। माँ ने उसे गोद से उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया है। माथा छुआ, गर्म लग रहा है। माँ के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई है। ठीक वे जालू, ठीक हो जाएगा, दादी दिलासा दे रही है। अंधेरा हो गया है। अमू अभी भी सोया हुआ है। पापा आ गए। माँ ने रात का खाना बना लिया है। वे तीनों खाना खा चुके हैं। माँ अमू को जगाने आई है। चल बेटा, उठ जा, कुछ बहुत देर से सो रहा है, थोड़ा सा खाना खा ले, फिर सो जाना। अमू उठना नहीं चाहता है, लेकिन माँ ने बलपूर्वक गोदी में उठा लिया है। पापा पास ही खड़े हैं, चिंतित आंखों से उसे देख रहे हैं। हाथ मुंह धोकर अनिच्छा से खाना खाने की कोशिश कर रहा है। आज फिर कहीं बाघ ना आ जाए, दादी बोल रही है। हाँ, उसे पता है उसका शिकार यहाँ पर है, आ सकता है, पापा ने जवाब दिया। फिर शांति छा गई। अमू के कान खड़े हो गए हैं। नींद अचानक आंखों से भाग गई है। क्या सचमुच बाघ फिर आ सकता है? वह घबरा गया है। रात्रि का दूसरा प्रहर प्रारंभ हो चुका है। माँ पापा सोने चले गए। दादी अपने बिस्तर पर है। अमू पढ़ने की कोशिश कर रहा है। परसों फिर पेपर है, पढ़ना तो पड़ेगा ही। दादी सो गई क्या? पता नहीं चल रहा है। तभी हल्की सी गुर्राहट सुनाई दी। अमू चौंक उठा। बाघ है क्या? दादी, दादी, सो गई क्या? बाहर बाघ गुर्रा रहा है। दादी उठकर बैठ गई है। बाघ के गुर्राने की आवाज दोबारा कानों में पड़ी। अमू और दादी एक दूसरे को देख रहे हैं। अमू दादी के पास आ गया है। आवाज धीरे धीरे पास आ रही है। अमू कांपने लगा है। दादी ने उसे गोद में बिठा लिया है। बाघ शायद आंगन में पहुंच गया है। दादी का कहना सच साबित हुआ। बाघ सचमुच अपने शिकार की ढूंढ में आया है। दादी अमू बिना हिलाए डुले, बिना कोई आवाज किए चुपचाप बैठे हैं। सरा काली और गौरा ओबरा में है। क्या गौरा भी इस गुर्राहट को सुन रही होगी? क्या उसे भी डर लग रहा होगा? धीरे धीरे बाघ के गुर्राने का स्वर मंद पड़ने लगा है। शिकार न पाने की निराशा में शायद वापस जा रहा है। अंततः आवाज आनी बंद हो गई है। अमू ने राहत की सांस ली। अब वह चैन से सो सकता है। गौरा की हालत बिगड़ती जा रही है। सभी उसे घेर कर खड़े हैं। पापा उसकी नाक के पास हाथ रखते हैं। सांस बहुत धीमी चल रही है। आंखें बंद हैं। पास में खूंटे से बंधी सरा उसकी तरफ देखकर गौं गौं कर रही है और सिर हिला रही है। अमू से देखा नहीं जा रहा है। भागकर अपने कमरे में चला गया है और बिस्तर पर लेटकर तकिए में मुंह छुपा लिया है। कितनी देर ऐसे ही पड़ा रहा पता नहीं। अचानक माँ का रोना सुनकर हड़बड़ा कर उठा और ओबरे की ओर भागा। गौरा निस्पंद पड़ी है।
सांस बंद हो गई है, आंखें हल्की सी खुली हैं। एक मक्खी नाक पर बैठी है, सरा धीमे स्वर में माँ माँ कर रही है। अमू रोना भूल गया है, उसकी आंखों में आंसू नहीं है। पापा पड़ोस से राम सिंह चाचा को बुला लाए हैं। दोनों मिलकर गौरा को घर के सामने गड्ढे में खोदकर वहीं दफना देंगे। दादी अमू का हाथ पकड़कर एक तरफ खड़ी है। माँ अभी भी रोए जा रही है। पापा और राम सिंह चाचा गौरा को उठाकर ले आए हैं और गड्ढे में रख रहे हैं। धीरे धीरे उस गड्ढे को उसी मिट्टी से अच्छी तरह से भर दिया है ताकि कोई जानवर खोद न पाए। अमू का आज अंतिम पेपर है, फिर एक सप्ताह की छुट्टी। पेपर कुछ खास नहीं हुए, पता नहीं कैसा रिजल्ट आएगा। थोड़ा चिंतित है, लेकिन आखिरी पेपर देने के बाद वह खुश है। कम से कम कुछ दिन पढ़ाई से छुटकारा मिल जाएगा। चारों दोस्त एक साथ घर लौट रहे हैं। सबसे पहले संजू का घर है, फिर कन्नू का, उसके बाद भक्ति का। अमू का घर गांव के अंतिम छोर पर है। भक्ति के घर के आंगन में गमलों में, टूटे हुए कनस्तरों में, कांच की दारू की बोतलों में तरह तरह के फूल खिले हैं। उनमें गुलाब के छोटे बड़े पौधे भी हैं, जिनमें सुर्ख लाल रंग के गुलाब खिले हैं। अचानक एक विचार मन में कौंधा, भक्ति, यार गुलाब का एक पौधा दे सकता है? हाँ, क्यों नहीं, ले जा। भक्ति ने पौधा अमू को दे दिया है। घर आकर अमू ने पौधे को उसी जगह पर रोप दिया है जहां पर गौरा को दफनाया था। प्रतिदिन बिला नागा सुबह शाम उस पौधे को पानी से सींचता है। यह उसका नित्य नियम बन गया है। और कोई काम वह बेशक भूल जाए, पौधे को पानी देना हमेशा याद रहता है। पौधा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। कोंपलें फूटने लगी हैं। छोटे छोटे हरे रंग के पत्ते आने लगे हैं। शाखाओं पर मुलायम से कांटे भी दिखने लगे हैं। अमू का फाइनल रिजल्ट आ गया। अच्छा नहीं रहा, नंबर कम है, लेकिन माँ पापा खुश हैं। रविवार को तीनों जने पौड़ी गए थे। पापा को दुकान का सामान लेना था और माँ को अपनी खरीदारी करनी थी। दोनों काम होने के पश्चात वे सबसे पहले क्यों क्यालेश्वर मंदिर गए। कंडोलिया से ज़्यादा दूर नहीं है, किंतु चढ़ाई होने से थकान हो जाती है। मंदिर के परिसर से संपूर्ण पौड़ी शहर और दूर हिमालय पर्वत की बर्फ से ढकी ऊंची ऊंची चोटियां दिखाई देती हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाने और मंदिर की परिक्रमा करने के बाद वापसी में कंडोलिया फील्ड भी देखा। तत्पश्चात वापस कंडोलिया पहुंचकर नानी के गांव की घाटी भी देख ली है। कंडोलिया से पौड़ी एजेंसी को जाने वाली सड़क एकदम ढलवा है। किसी का पैर फिसला तो सीधा एजेंसी पर पहुंचकर ही रुकेगा। एजेंसी में ही गढ़वाल स्वीट हाउस है। वे जब भी पौड़ी आते हैं वहीं पर भोजन करते हैं। शाम को घर पहुंचते पहुंचते देर हो गई। अंधेरा घिर आया है। अमू थक कर निढाल हो गया है। गुलाब के पौधे को भी पानी देने की ताकत नहीं रही शरीर में। माँ ने ही वह काम किया। रात को भी कुछ नहीं खाया, इच्छा ही नहीं हुई। कब नींद ने उसे अपने आगोश में ले लिया उसे पता नहीं चला। सुबह समय पर आंख खुल गई है। रोज की भांति पौधे को पानी देने गया तो ठिठक गया। पौधे पर गुलाब की एक नन्ही कली खिली है। माँ माँ, जल्दी आओ, देखो गुलाब गुलाब। माँ रसोई में काम कर रही थी। आटे से सने हाथ लिए ही दौड़ी आई। अमू नन्हे हाथों से उस कली पर हाथ फेर रहा है, मानो गौरा को सहला रहा हो। उसकी आवाज सुनकर पापा और दादी भी पहुंच गए हैं। सभी उस मासूम कली को निहार रहे हैं, जैसे वह गुलाब की कली नहीं बल्कि स्वयं गौरा हो। माँ ने अमू के कंधे पर हाथ रखा। अमू ने पलट कर देखा, माँ की आंखों में आंसू हैं। अचानक अमू को भी अपनी आंखों में किरकिरी महसूस होने लगी है। दोस्तों, यह था गौरा के बारे में, अमू की भावनाओं, अमू के घर वालों की भावनाओं के बारे में। आपको कैसा लगा अपनी राय जरूर दीजिएगा और अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।